दिस मीटिंग इज बीइंग। अच्छा जी, ठीक है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, इसमें जितने भी टूल्स वगैरह थे ना, उनको कहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें वो मिलेंगे। तो आज हम वन बाय वन हर टूल को क्या करेंगे, यूज़ करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है। आप लोगों में से किसी ने चार्ट ओपन किया था कल हमने जो डिस्कस की थी, वेबसाइट पे या फिर एप्लीकेशन पे? जी जी, ऑन करके देखा था और सारे टूल्स भी व्यू किया। हाँ, तो कुछ टूल्स मैंने यहाँ पे अपने फेवरेट में किए हुए हैं। तो इनमें से चार पांच जो मेन है, अब वो आप लोगों को मैं लास्ट टाइम भी मैंने बता दिया था, तो आज दोबारा से बता देता हूँ। अच्छा, चार्ट के अंदर ना हमें जो मेन सबसे मेन चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, ये यहाँ पे मेरा कर्सर है, इस रेंज पे आपको प्राइस दिखेगी, ठीक है, किसी भी एसेट की जिसकी आप एनालिसिस या कॉइन की जिसका आप एनालिसिस करने आए हैं चार्ट के ऊपर। ठीक है, इसको आप यहाँ पे माउस रख के स्क्रॉल अप डाउन करेंगे तो ये चार्ट आपका थोड़ा सा मैग्नीफाई हो जाएगा, ताकि आप इसको एक्यूरेटली जो है ना देख सकें, प्राइस को, कैंडल वगैरह बड़ी छोटी करके आप देख सकते हैं। और नीचे साथ में यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा होता है, यहाँ पे ये डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है। ठीक है, अब इस पे आप कर्सर रख के स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये बड़ा छोटा दिखाई देगा। इतना लंबे टाइम का डाटा आप देखना चाहते हैं तो आप इसको स्क्रॉल बैक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखें एक पेज के अंदर आपको कितनी सारी कैंडल्स मर्ज होकर दिखाई दे रही हैं। तो आप इससे आप जोन बनाते हो, क्या बनाते हो, आप जोन बनाते हो कि एक रेंज बनाते हो। अब अगर इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहते हो इस डाटा को, तो आप थोड़ा सा बड़ा करके, ताकि हर कैंडल आपको वाजे उसकी विक और बॉडी आपको दिखाई दे। बेसिकली कैंडल में आपको दो चीज़ें दिखाई देती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए हम पेन टूल का यूज़ करेंगे, ब्रश का यूज़ करेंगे। ये हमारे पास जो मैंने हम इसको फेवरेट किया हुआ है। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आप साइड पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको ना एक ब्रश का टूल दिखाई देगा। आप इसको फिट करके रख सकते हैं, तो मैंने इसको फेवरेट करके रखा हुआ है। अब देखो, इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो जहाँ पे आपने कोई चीज़ मार्क करनी है, कोई लेवल मार्क करना है, कोई कैंडल मार्क करनी है, तो आप के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक रेड सर्कल लगाया है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखो कि आपको ना मल्टीपल कैंडल्स, रेड और ग्रीन कैंडल्स दिखाई देती हैं। ठीक हो गया। एक एक हम इसको वीकली चार्ट पे देखते हैं या फिर इसको मंथली चार्ट पे देखते हैं, ताकि हमें एक बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखाई दें लार्जर टाइम फ्रेम पे। फिर हम एक कैंडल को उसका मार्टम करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक, जैसा कि ये हमारी जो इस मंथ की कैंडल है, इस मंथ को खत्म होने में अभी कितना, ये 3 दिन और 7 घंटे। तो ये हमारी एक कैंडल है। उससे पिछले वाली अगर हम ये वाली कैंडल देखें, जिस ये जो पिछली रेड कैंडल बनी है, इसमें ना एक कैंडल के अंदर ना आपको दो चीजें दिखाई देती हैं। कौन कौन सी भला? एक दरमियान में, इस पे अगर हम राइट क्लिक करें तो नहीं, इधर नहीं शो होगा आपको। दूसरे पेज पे मैं ओपन करता हूँ, आपको यहाँ पे शो होगा। BTC US USD बिट्स टाइम 1 मंथ का चार्ट हम ओपन करेंगे।
वीक का कर लेते हैं। अच्छा भाई ये देखो, अगर आप पीसी लैपटॉप यूज कर रहे हो तो जो पिछली लास्ट वाली कैंडल है इसको आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, आपको उसका सारा डाटा यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, या जिस कैंडल पे मैंने कर्सर रखा हुआ है उसके टॉप पे आप देखें, कहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आपने कहाँ पे देखना है। ये वाला, यहाँ पे कुछ राइटिंग, कुछ नंबर आपको शो हो रहे हैं आपको ये नंबर। किसी भी कैंडल के ऊपर अगर मैं कर्सर रखूं तो उसके ऊपर कुछ डाटा लिखा हुआ आता है, छोटा सा माइक्रो ब्लैक फॉन्ट में, हल्का ब्लैक ब्लैक फॉन्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है ओ। ओ का मतलब है ओपन प्राइस। उसके बाद साथ में लिखा हुआ है ओ, कहाँ पे लिखा हुआ है बताऊँ, ये लिखा हुआ है ओ, ये छोटा सा, ये ओ लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है। उसके बाद इसको बोलते हैं ओपन प्राइस। ये हम एक कैंडल की बात कर रहे हैं। साथ में उसके अगला जो वैल्यू लिखा हुआ है वो है हाई, एच लिखा हुआ है। मतलब इस कैंडल के अंदर जो सबसे हाई वैल्यू रही है इस मंथ के अंदर वो कितनी रही है, वो इतनी रही है। उसके बाद एल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि लो, कितना उस मंथ के अंदर कितना प्राइस लो गई है। उसके बाद लिखा हुआ है सी। सी का मतलब ये है कि जो कैंडल है, इस मंथ की जो कैंडल है वो क्लोज कितने प्राइस पे हुई है, वो सारा डाटा आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर हो गई बात। उसके बाद -4, आप अगर यहाँ पे देखो ना, इस एरिया पे जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, यहाँ पे आप देखो तो इसको मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो प्लस या माइनस का साइन होता है, साथ में कुछ वैल्यूज लिखी होती है। मतलब एक महीने के अंदर प्राइस के अंदर क्या चेंज आया है वो यहाँ पे प्लस माइनस में वो दिखा रहा होता है। अगर तो कैंडल रेड क्लोज हुई है तो मतलब माइनस में चेंज आया है प्राइस के अंदर। और उसके आगे लिखा हुआ होता है माइनस में परसेंटेज, मतलब कितने परसेंट चेंज आया है लास्ट वाली कैंडल से। इस तरह से अगर मैं इस कैंडल की बात करूं तो ऊपर वाली जो सर्कल के अंदर वैल्यूज आपको दिख रही होंगी वो डिफरेंट होंगी। ओपन, ओ, ओ से इंडिकेट करता है कि जो कैंडल की इस मंथ की जो कैंडल की ओपनिंग प्राइस थी वो क्या थी। एच से रिप्रेजेंट करता है हाई प्राइस कितनी गई है। और एल रिप्रेजेंट करता है कि उस मंथ में लो प्राइस कितनी गई है। अच्छा, उसके बाद सी मतलब ओपन प्राइस क्या है उसकी, और उसमें नेक्स्ट चेंज कितना आया है और कितने परसेंट चेंज आया है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अच्छा, अगर हम इसको रेंज बनाना चाहें तो थोड़ा सा मैं कैंडल को बड़ा कर देता हूँ। इसके लिए हम एक टूल यूज करेंगे, हॉरिजेंटल रे। यहाँ पे मेरा कर्सर है, आपको यहाँ पे उसका नाम भी दिख रहा होगा, इसको मैंने फेवरेट में किया हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको पकड़ोगे और यहाँ पे इसको राइट क्लिक करोगे अपने माउस से और यहाँ पे इसको ड्रा कर दोगे। एक रेंज हो गई। के बाद दोबारा आप इसको ड्रा करना चाहते हो तो यहाँ पे नीचे ड्रा कर दोगे। अब अगर हम एक कैंडल की बात करें तो ये इसकी ऊपर वाली वीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरीके से विजिबल हो। हम इस रेड कैंडल की बात कर रहे हैं। ये मंथ की कैंडल तो अभी चल रही है ना, इसका ओपन लो हाई और ओपन लो हाई क्लोज, क्लोज तो अभी होगा ना, अभी हुआ नहीं है। अब देखो इस कैंडल, इस मंथ की कैंडल की अगर हम बात करें तो ये इसने यहाँ तक विक बनाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ तक इसने अपना हाई बनाया है। कितना हाई बनाया है, 1,08,990 तक। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका निचले विक वाली निचले हिस्से की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ प्राइस आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी राइट कॉर्नर पे। ऊपर आप देख भी सकते हो, लिखा हुआ भी आ रहा होगा। तो इसने अपना लो कितना बनाया, 98,240 USDT। अब ये इसकी कहलाती है विक्स। ठीक है।
ऊपर की अपर विक्स और ये नीचे की लोअर विक्स। ठीक है। और दरमियान में जो आपको ये रेड जून दिखाई दे रहा है, ये किसी भी कैंडल की ना एक बॉडी होती है, इसको हम बॉडी कहते हैं। सॉरी, गलत हो गया। ये क्या कहलाती है? ये कैंडल की बॉडी कहलाती है, इसको हम कहते हैं कैंडल की बॉडी, जो मैंने सर्कल में हाईलाइट की हुई है। समझ में आ गई? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? एक कैंडल हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है? तो कौन बताएगा कि कैंडल हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है? कैंडल के अंदर मेन चीजें होती हैं चार, कौन कौन सी? कौन बताना चाहेगा? ओपन प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस और क्लोज प्राइस। बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल की बात करें जो कि अभी कंटिन्यू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस नीचे से अब रेड और ग्रीन कैंडल बनती कैसी है, इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब अगर हम इसी कैंडल की बात करें, उससे पिछले वाली कैंडल की बात करें, जो पिछले वाली कैंडल थी वो भी उसका विक कितना लंबा बना था, ऊपर वाला नीचे वाला लेफ्ट छोटा सा बना विक। उसके बाद उसकी जो ओपन प्राइस थी वो अपसाइड की तरफ थी, मतलब ज्यादा थी लेकिन जो क्लोजिंग प्राइस थी वो नीचे की तरफ थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रेड कैंडल बनी। मतलब प्राइस ओपन प्राइस से नीचे वाली प्राइस पर क्लोज हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैंडल बनेगी रेड। अच्छा, उसी कैंडल क्लोजिंग के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल जो बनती है उसकी ओपन प्राइस क्लोज प्राइस से ज्यादा होती है, तो जो कैंडल बनती है वो क्या बनती है? कैंडल बनती है ग्रीन। अब देखो, इससे पिछले वाली तीन चार कैंडल्स की अगर हम बात करें, तो पीछे आप ये देखें, ये भी एक ग्रीन कैंडल बनी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ओपन प्राइस ये थी और ये इसकी क्लोज प्राइस थी, साथ में इसने कुछ विक भी बनाया। पिछले वाली कैंडल से थोड़ा सा नीचे भी गई, यहाँ तक गई, और इतनी सी इसकी बड़ी सारी बॉडी, और उसके बाद इसने यहाँ पे विक बनाया और यहाँ पे नीचे आके इसने अपना क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद अगली जो कैंडल बनी वो भी ग्रीन। ग्रीन इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी ओपन प्राइस थी, जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, और फिर प्राइस नीचे की तरफ आई, यहाँ तक इसने अपना विक बनाया, लोअर विक। फिर ऊपर की तरफ गई और यहाँ पे क्लोज हो गई विदाउट एनी विक फॉर्मेशन। अब ये जो विक्स बनाती हैं कैंडल्स, विक्स नहीं बनाती हैं, छोटी विक्स बनाती हैं ऊपर की तरफ, छोटी विक्स बनाती हैं नीचे की तरफ, या बड़ी विक बनाती हैं ऊपर की तरफ, या बड़ी विक बनाती हैं नीचे की तरफ। तो इन कैंडल्स के जरिए ना एक पैटर्न बनता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? कैंडल स्टिक पैटर्न। क्या बोलते हैं भाई? कैंडल स्टिक आमिर भाई एक सवाल है। पैटर्न। हाँ जी। यस, ये बोलो। जो बॉडी ऑफ कैंडल होती है ये किस चीज को जाहिर कर रही है? ये जो बॉडी ऑफ कैंडल है ना, ये जाहिर कर रही है कि प्राइस इस रेंज के अंदर रही है। मतलब जहां से बॉडी, अगर अगर बॉडी उसकी ना ग्रीन है, तो ग्रीन का मतलब ये ये ग्रीन है। और रेड तो क्लियर हो गया। हम्म। साइज ऑफ बॉडी का इशू है ना। कुछ जैसे रेड कैंडल्स हैं वो बहुत छोटी सी हैं, कुछ रेड कैंडल्स बहुत बड़ी हैं। हम्म। इस तरह कुछ ग्रीन कैंडल्स बहुत छोटी हैं। तो मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ इस तरह से कि जिस तरह से जो ओपन प्राइस है ना, जहां से कैंडल की ओपन प्राइस है उसके बाद फिर प्राइस जाती है नीचे की तरफ। अगर ओपन प्राइस से प्राइस जाती है नीचे की तरफ, तो एक विक की सूरत में बनाती है विक, मतलब एक डंडी सी बनाती है। उसके बाद अगर वो अपने ओपन प्राइस से ऊपर की तरफ जाती है, और ऊपर जाते जाते वो एक लंबी सी एक डंडी बना देती है, उसको बोलते हैं विक। दरमियान में बन जाती है एक बॉडी। बॉडी के दरमियान इसका मतलब ये हुआ कि ये एक हम हमारे पास ना एक रेंज बन जाती है। तो अगर हम इस जो अभी ग्रीन कैंडल बन रही है,
तो इसको हम बोलते हैं एक रेंज। मतलब इतना प्राइस अभी अभी इस जोन के अंदर चल रही है, इस रेंज के अंदर चल रही है। और इस रेंज को ना हम, किसी भी कैंडल की इस रेंज को, ओपन प्राइस और लो प्राइस से लेकर क्लोजिंग प्राइस और ओपन प्राइस से लेकर जितना भी इसमें प्राइस में डिफरेंस होता है ना, उसको हम बोलते हैं प्राइस का रेंज। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइस अभी इस रेंज के अंदर घूम रही है। क्लियर हो गई ये बात, या मजीद इसमें कुछ हम ऐड करें? तो सम एक्सटेंट क्लियर हो गई है। या सिंपली हम इसको एक नाम देते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि इसको हम कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। और एक कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर ना, एक कैंडल की ना चार मेन पार्ट्स होते हैं। एक होती है ओपन प्राइस, एक होता है क्लोज प्राइस, एक होता है हाई प्राइस, और एक होता है लो प्राइस। जो बारीक सी डंडी होती है ना, उसको हम बोलते हैं विक। ऊपर की तरफ भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकती है। और जो डार्क एरिया होता है ना, उसको हम बॉडी बोलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यही कैंडल ऊपर नीचे क्लोज होके एक क्या बना देते हैं, पैटर्न बना देते हैं, जिसको हम कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। अब इन्हीं पैटर्न्स को, इन्हीं कैंडल्स की शक्लों को हम मुख्तलिफ नाम देते हैं। मुख्तलिफ नाम से इनको आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम देते हैं, जिसमें हम मारुबुजू कैंडल्स, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल्स, या फिर शूटिंग स्टार, या फिर इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन, हैमर। जिस तरह से मैं आपको एक मिसाल के तौर पर, ये एक हैमर बना हुआ है, ठीक है, जिस पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, इसको आप अगर देखें, आप लोगों को नजर आ रहा है हैमर। उसके बाद कुछ कैंडल्स होती हैं जिनमें बॉडी ना होने के बराबर होती है, जिसपे मैंने यहाँ पे अभी कर्सर रखा हुआ है। तो इनको बोलते हैं इनडिसीजनल कैंडल। इनडिसीजनल कैंडल का मतलब होता है कि बायर्स और सेलर्स के दरमियान ना एक कंपटीशन चल रहा है। ये प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रही है कि वो डाउन साइड की तरफ जाएगी या अप साइड की तरफ जाएगी। मैं इसको दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ कौन सी कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। ये वाली कैंडल जो है बनी है, रेड कैंडल। और इसकी ऊपर की तरफ भी विक है, नीचे की तरफ भी विक है। लेकिन जहां पे प्राइस ओपन हुई थी, वहीं पे भी प्राइस क्लोज हो गई। मतलब ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस में कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इनडिसीजनल कैंडल। तो इस तरह से बहुत सारी कैंडल्स हैं, बहुत सारे इनके नाम हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो इनको आइडेंटिफाई करते रहेंगे, और उसी हिसाब से इन्हीं कैंडल्स को आइडेंटिफाई करके ना हम ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करते हैं, और शॉर्ट या लॉन्ग की पोजीशन हम ओपन करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो बेसिकली हमने आज के सेशन में जस्ट इन टूल्स को हमने कैसे यूज़ करना है, और किन टूल्स को कैसे यूज़ करना है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। इसको मैं सारा क्लियर कर देता हूँ। रिमूव ऑल रैंक्स। अच्छा जी। तो आप एक चार्ट के ऊपर ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रा कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए ना हम एक टूल यूज कर सकते हैं। टूल यहाँ पे मैंने फेवरेट में रखा हुआ है। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि कौन सा एरिया हमारा सपोर्ट का है और कौन सा एरिया हमारा रेजिस्टेंस का है। आप लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा ना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ड्रा कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास है ब्रश। आप यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे मैं एक सर्कल कर देता हूँ। ये एक ये रेंज है, एक ये रेंज है, और एक ये रेंज है, और एक ये रेंज है, और दूसरा एक ये रेंज है। यहाँ पे आप क्या देखते हो? आप यहाँ पे आप ये देखते हो कि प्राइस इस रेंज में गई,
फिर यहाँ से रिवर्स हुई, फिर इस रेंज में गई, फिर यहाँ से रिवर्स हुई, फिर इस रेंज में गई, फिर यहाँ से रिवर्स हुई, फिर इस रेंज में गई, लेकिन क्या हुआ कि रिवर्स होने की बजाय एकदम से इसने पंप किया और ऊपर चली गई। फिर ऊपर घूमती रही, घूमती रही, घूमती रही, और फिर दोबारा जब इस रेंज में आई तो यहाँ से फिर पंप कर गई। फिर दोबारा जब इसमें रेंज में आई तो यहाँ से पंप कर गई। तो मतलब ये हुआ कि जिस रेंज से प्राइस ने रिजेक्शन लिया डाउन साइड की तरफ, तो वो रेंज उसके लिए एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। अच्छा, उसके बाद फिर दोबारा अगर वो उसी रेंज में आती है तो फिर वहां से रिजेक्शन लेती है डाउन साइड की तरफ, तो मतलब वो एरिया क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है। तो अब इसको आप मार्क कैसे करोगे? कुछ लोग होते हैं कि जस्ट वन सिंगल लाइन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन के अंदर होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि प्राइस सिर्फ एक ही पॉइंट से रिजेक्ट होकर वापस आए, एक जोन होता है स्पेसिफिक जिसको हम बोलते हैं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो आपने क्या करना है, कैंडल्स का कुछ पार्ट लेना है या फिर जस्ट विक्स आपने लेनी है, और रेक्टेंगल शेप आपका जो टूल है उसको आपने यूज करना है, और यहाँ पे इसको ड्रा कर देना है ऐसे जैसे मैंने इसको ड्रा किया है। तो अब ये हमें आइडेंटिफिकेशन देता है कि ये पाथ है, इसको हम यूज करेंगे। प्राइस यहाँ से यहाँ तक आई, फिर यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, मतलब रेजिस्टेंस बेयर की, फिर नीचे की तरफ आई दोबारा, फिर उस जोन की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन दोबारा उसको वहां से रिजेक्शन मिली और प्राइस डाउन साइड की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। अब दोबारा उस जोन की तरफ गई, लेकिन वहां से उसको रिजेक्शन मिली, दोबारा वापस नीचे की तरफ आई। तो ये तीनों पॉइंट्स, 1 2 3, ये तीनों पॉइंट्स क्या काम कर रहे हैं, एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो उसी बात का हम यूज करेंगे। यहाँ से प्राइस इस रेंज में आई, थोड़ा सा रिएक्शन दिया, लेकिन अगली ही कैंडल में एक इम्पल्सिव मूव दिया और प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चली गई। अब यही जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिख रही थी, यही रेजिस्टेंस बाद में क्या बन गई, एक्सपोर्ट के तौर पर काम करने लगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब दोबारा जब भी प्राइस इस रेंज में आएगी यहाँ से, अगर वो रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो जोन है पीछे हमने मार्क किया, तो ये सारा एरिया जो है वो एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, फिर एकदम से एक ही बड़ी कैंडल ने इम्पल्स से मूव दिया और ऊपर की तरफ उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चली गई, और अब वही रेजिस्टेंस अगर सपोर्ट काम कर रही है। तो आप इस जोन को नाम देख सकते हो, एक क्या नाम दे सकते हो, सपोर्ट, टेक्स्ट का कलर ब्लैक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंटरचेंज। यहाँ तक बात क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन किसी को? ये हम बिटकॉइन का 1 वीक ये चार्ट देख। रेजिस्टेंस के बाद जो आपने सपोर्ट लाइन ड्रा की है, ये थोड़ा सा समझा देंगे दोबारा? थोड़ा सा मजीद मैं इसको और क्लियर कर दूं। अब देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन लगाई, ये वाली, फिर मैंने एक नीचे लाइन लगाई, ये वाली। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। और ये हमारे पास है ब्रश टूल। प्राइस यहाँ पे नीचे घूम रही थी, ठीक है, प्राइस ने यहाँ से टकरा के प्राइस नीचे की तरफ आई, तो इसका मतलब ये वाला जो जोन है, ये वाला एज अ रेसिस्टेंस तौर पे काम कर रहा है। ठीक हो गया।
अब जैसे ही प्राइस ने इस जोन को ब्रेक किया, ऊपर की तरफ गई और दोबारा इस जोन की तरफ आई, यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया और ऊपर की तरफ चली गई। तो इसका मतलब ये होगा पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही थी, आर, रेजिस्टेंस। अब दोबारा ये सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है। और अब यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जाती है इस जोन में, और फिर वहां से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आती है। तो नीचे आपको पता है यहाँ पे क्या है, सपोर्ट पड़ा हुआ है ऑलरेडी, इसको एस का नाम दे देंगे। फिर यहाँ से वापस प्राइस यूं ठक ठक करते हुए ऊपर की तरफ जाती है, और वहां से दोबारा रिजेक्शन लेती है और नीचे की तरफ आती है। तो अब ये जो पहले ये वाला जोन था एज अ रेजिस्टेंस, तो क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। और वहां से ऊपर जहां से प्राइस रिजेक्ट हो रही है, वो एक रेजिस्टेंस बन गया, ये भी एक रेजिस्टेंस बन गया। अब ये सपोर्ट बन गया। जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर है, तो ऊपर वाली ये इस जोन को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस, और नीचे वाले जोन को हम क्या कहेंगे, सपोर्ट। तो इस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी भी पॉइंट का ड्रा कर सकते हैं, और उसको ड्रा करने के लिए हम एक टूल यूज कर सकते हैं जिसका नाम है रेक्टेंगल शेप। ये आपको इस टूल बार के अंदर ये सारी